एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम जो है वो जो हमारी बुक है, जो रेफरेंस बुक है, उसके सेकंड चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। जो सेकंड चैप्टर है वो पाइथन के वेरिएबल्स की बात करता है, एक्सप्रेशंस की बात करता है और स्टेटमेंट्स की बात करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है वो वैल्यू और डाटा टाइप्स क्या होती है। अच्छा जी, वैल्यू जो है वो एक बुनियादी चीज़ है पाइथन की। हम जो भी अपने लेटर या नंबर जो है वो अपने पाइथन को दे रहे हैं वो बेसिकली वैल्यू है। और ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट डाटा टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। मिसाल के तौर पे प्रीवियसली हमने देखा था कि फॉर, टू, हेलो वर्ल्ड, ये वैल्यूज़ थी जो हम अपने पाइथन प्रोग्राम को दे रहे थे। इसमें जो 4 है वो एक इंटीजर है, इसकी डाटा टाइप इंटीजर है। हेलो वर्ल्ड जो है वो एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स है, डिफरेंट लेटर से मिलके बनी है, तो इसको, इस डाटा टाइप को स्ट्रिंग कहते हैं। इसी तरीके से आपके फ्लोट डाटा टाइप है। हम देखेंगे किसी भी जो वैल्यू है उसकी टाइप निकालने के लिए एक फ़ंक्शन होता है जिसको टाइप फंक्शन कहते हैं। आप सिंपली टाइप लिखते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यू दे देते हैं जिसकी आपने टाइप मालूम करनी होती है, तो आपको वो टाइप दे देता है। अगर आप अपने इंटरप्रेटर में ये टाइप लिख के हेलो वर्ल्ड इसी तरह लिखेंगे तो आपको बता देगा कि ये स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करती है, यानी ये कोई क्लास है एक स्ट्रिंग की, उसका ये एक ऑब्जेक्ट है हेलो वर्ल्ड जो है। तो क्लास का जिक्र अभी काफ़ी अर्ली स्टार्ट हो गया है। हम लेटर ऑन जो है वो क्लासेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये ज़हन नशीन करें कि ये जो हेलो वर्ल्ड है ये कोई ऑब्जेक्ट है एक ऐसी क्लास का जो स्ट्रिंग क्लास कहलाती है, ठीक है। इसी तरह 17 की टाइप अगर आप फाइंड करेंगे तो वो बता देगा, आपको रिज़ल्ट बता देगा कि ये इंटीजर है। ये आप अपने इंटरप्रेटर में ये जो चीज़ें बताई जाती हैं ये एज इट इज़ टाइप करके इसको देख सकते हैं कि ये इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इसी तरीके से एक और इंटीजर टाइप है जिसको फ्लोट कहते हैं। फ्लोट ऐसे जो है नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट्स पे या फ्लोटिंग पॉइंट्स इनमें पाया जाता है। मिसाल के तौर पे 3.2 एक नंबर है, इसकी अगर आप टाइप फाइंड करने की कोशिश करें तो वो आपको बताएगा कि ये फ्लोट टाइप का नंबर है। इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर हो लेकिन वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हो, इन डबल कोट्स के अंदर पाया होगा वो बेशक नंबर, लेकिन अगर डबल कोट्स के अंदर है तो वो उसको स्ट्रिंग जो है वो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको बताएगा कि ये स्ट्रिंग क्लास से है। यानी कोई भी चीज़, कोई भी लेटर, इंग्लिश का लेटर है या कोई भी नंबर है, उसको जब आप डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। मिसाल के तौर पे 17 जो है वो एक नंबर है, इसको इंटीजर होना चाहिए, लेकिन डबल कोट्स के अंदर आके ये स्ट्रिंग बन गया। और इस तरह 3.2 एक फ्लोट है, लेकिन डबल कोट्स के अंदर आके ये भी स्ट्रिंग बन चुका है। तो याद रखिएगा, स्ट्रिंग भी बुनियादी तौर पे आपकी एक डाटा टाइप है। इसको जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जा सकता है, डबल कोट्स के अंदर लिखा जा सकता है, 3 सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जा सकता है और 3 डबल कोट्स के अंदर लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे मतलब तीनों तरीके हैं इस्तेमाल करने की, आपकी मर्ज़ी है आप किस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। आप स्ट्रिंग लिखने के लिए सिंगल कोट इस्तेमाल करते हैं या डबल कोट इस्तेमाल करते हैं, या 3 सिंगल कोट्स या 3 डबल कोट्स शुरू और आखिर में लगाते हैं। तो ये सारे जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो उनको स्ट्रिंग ही लेगा, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सिंगल कोट्स इस्तेमाल किए हैं, डबल इस्तेमाल किए हैं या ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स इस्तेमाल किए। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, दिस इज़ अ स्ट्रिंग। इसको अगर सिंगल कोट में लिखेंगे और इसकी टाइप फाइंड करेंगे तो स्ट्रिंग आएगी। इसको अगर डबल कोट्स में लिखेंगे तो भी स्ट्रिंग आएगी, ट्रिपल कोट्स में लिखेंगे तो भी स्ट्रिंग आएगी, ट्रिपल सिंगल कोट्स में लिखेंगे तब भी ये स्ट्रिंग ही आएगी। असल में ये इसलिए है, ये वैरायटी इसलिए दी गई है कि समटाइम्स आपके टेक्स्ट के अंदर, आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो आपको टेक्स्ट के अंदर सिंगल कोट, डबल कोट यूज़ करना पड़ सकता है। तो उसको जो है वो मैनेज करने के लिए ये तीनों वैरायटीज़ आपके पास अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक टेक्स्ट है जिसमें डबल कोट्स में ओ नो फिर कामा शी एक्सक्लेम्ड बेन्स बाइक इज़ ब्रोकन, और ये बेन्स में फिर सिंगल कोट, यानी इसमें डबल कोट भी आ रहा है, सिंगल कोट भी आ रहा है। तो एज़ इट इज़ आप चाहते हैं कि ये जो है वो शामिल हो इसमें,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 3 ट्रिपल कोट्स शुरू में और 3 सिंगल कोट्स जो है वो एंड पे आप लिखेंगे, तो एज़ इट इज़ ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। देखें जो लाइन प्रिंट हो रही है वो एज़ इट इज़ जो आप चाह रहे हैं वो प्रिंट हो रही है। तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है। इसी तरीके से अगर आपने कोई चीज़ मल्टीपल लाइंस पे जो है वो प्रिंट करनी है तो उसके लिए भी ये ट्रिपल कोट इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ये ट्रिपल जो है वो डबल कोट आपने लिखा, दिस मैसेज विल, फिर आपने एंटर डाला, स्पैन सेवरल लाइंस, फिर एंटर लाइंस, फिर एंड कर दिया ट्रिपल कोट को और इसको मैसेज में सेव कर दिया। अब जब मैसेज को आप प्रिंट करेंगे तो ये 3 डिफरेंट लाइन पे मुश्तमिल आपको लाइन मिलेगी। मतलब ये जो लाइन लिखी होगी ये 3 डिफरेंट लाइंस पे लिखी होगी। तो इसका जो स्पैन है ट्रिपल कोट का, ट्रिपल सिंगल कोट का या ट्रिपल डबल कोट का, वो मल्टीपल लाइंस पे भी आता है। तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरीके से आप चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप सिंगल कोट यूज़ कर रहे हैं, डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं या 3 सिंगल कोट्स या 3 ट्रिपल कोट्स यूज़ कर रहे हैं, रिज़ल्ट आपका जो है ना वो एक ही तरह का होगा। उसको समझा स्ट्रिंग ही जाएगा, उसकी वैल्यू स्ट्रिंग ही रहेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि समटाइम ये होता है कि कोई लंबी अमाउंट आपने लिखनी हो, मसलन थाउजेंड्स में या मिलियंस में लिखनी हो, तो आप क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स में या आम तौर पे आप कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज़ याद रखनी है कि कॉमर्स का नंबर्स को लिखते हुए इस्तेमाल नहीं करना, वो उसको कुछ और समझ ले लेगा। मिसाल के तौर पे आपने 42,000 सीधा लिखा तो वो आपको उसने इसका मतलब 42,000 ही बताया, लेकिन अगर आपने 42,000 लिखा तो उसने बेसिकली इसको 2 कामा को ये समझ लिया कि 42 भी एक वैल्यू है और इस तरह 000 जो कि 0 के बराबर है वो भी एक वैल्यू है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कॉमर्स को इस्तेमाल नहीं करना। हम नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं, वो है वेरिएबल्स। आपने पाइथन में जितने भी नंबर्स दिए, कैलकुलेशंस दी, वो कैलकुलेशन रन टाइम पे हुई, आपको रिज़ल्ट आया और इसके बाद वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। जैसे ही आपने अपनी विंडोज़ को बंद किया, जो इंटरप्रेटर की विंडो है उसको बंद किया, वो सब वॉश आउट हो गया, वो कहीं सेव नहीं हुआ, उसका कोई जो है वो नहीं बना। लेकिन हम एज ए प्रोग्रामर हमें बाज़ औक़ात चीज़ों को जो है वो कहीं सेव करना पड़ता है ताकि हम उनको रीयूज़ कर सकें। उसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उनको वेरिएबल्स कहते हैं। अच्छा जी, अब वेरिएबल्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे कोई भी आप जो चीज़ है उनमें स्टोर करा सकते हैं, असाइन करा सकते हैं उनको। मिसाल के तौर पे आपने मैसेज को असाइन कराया है व्हाट्सअप डॉक, और एन को असाइन कराया है 17, और पाई को असाइन कराई है वैल्यू 3.14159। ठीक है, ये 3 आपने बुनियादी तौर पे क्या किए हैं, आपने बेसिकली वेरिएबल्स 3 डिक्लेयर किए हैं। एक वेरिएबल जो है वो मैसेज है, दूसरा वेरिएबल एन है, तीसरे वेरिएबल का नाम पाई है, और उन वेरिएबल्स की कोई ना कोई वैल्यू है। मैसेज वेरिएबल की वैल्यू है ये जो एक स्ट्रिंग है, एन की वैल्यू एक इंटीजर 17 है, और पाई की वैल्यू जो है वो कोई फ्लोटिंग नंबर है। ठीक हो गया। अब ये जो सिंगल इक्वल का साइन है, जिसको आम मैथमेटिक्स में हम इक्वल का साइन कहते हैं, ये बेसिकली इक्वल का साइन नहीं है, ये असाइनमेंट टोकन है या असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब ये होता है कि ये इस वेरिएबल को असाइन की जा रही है वो वाली वैल्यू। अब ये एक वेरिएबल है मैसेज और ये उसकी वैल्यू है। इसी तरह ये एन एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 17 है। अब वैल्यू की टाइप हो सकती है, इंटीजर टाइप हो सकती है, स्ट्रिंग टाइप हो सकती है, फ्लोट टाइप हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कि नॉर्मली पेपर पे जब हम वेरिएबल्स को लिख रहे होते हैं तो हम इक्वल का साइन या वो जो असाइनमेंट टोकन है वो यूज़ नहीं करते, बल्कि एरोज़ यूज़ करते हैं। इस तरह की डायग्राम बनाई जाती है, इसको स्नैप शॉट, स्टेट स्नैपशॉट कहते हैं। ये बता रही होती है कि वेरिएबल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, इस वेरिएबल को क्या असाइन किया गया है। मिसाल के तौर पे मैसेज को एरो के ज़रिए ये बता रहा है कि मैसेज में पड़ा हुआ है क्या, व्हाट्सअप डॉक, एन में पड़ा हुआ है 17, पाई में है 3.14159। अगर आप ये वैल्यूज़ जो आपने इन वेरिएबल में स्टोर कर दिए हैं उनको रिट्रीव करना चाहे तो सिंपली आप वेरिएबल लिखेंगे तो वो बता देगा कि उसमें क्या वैल्यू है। मिसाल के तौर पे आपने एन लिख के जैसे एंटर दबाया अपने इंटरप्रेटर में तो उसने बता दिया कि एन में 17 जो है वो स्टोर हुआ है।
अब नॉर्मली होता ये है कि हम कोई एक इक्वेशन जब लिख रहे होते हैं मैथमेटिक्स में, तो एक्स को कोई अगर वैल्यू दे दी है तो वो पूरी उस इक्वेशन के दौरान एक्स की वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती। प्रोग्रामिंग में इस तरह नहीं है। प्रोग्रामिंग में बुनियादी तौर पे अगर आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो वो पिछली वैल्यू को भूल जाता है और अगली वैल्यू को रख लेता है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं कि ये वेरी होता रहता है। मिसाल के तौर पे आपने डे नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें थर्सडे वैल्यू रख दी। आप डे को प्रिंट कराएं, डे लिखेंगे तो थर्सडे उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या किया कि आपने डे के अंदर फ्राइडे रख दिया, तो अब जो डे की वैल्यू है वो थर्सडे नहीं रही बल्कि वो फ्राइडे हो चुकी है। फिर आपने डी की वैल्यू को 21 कर दिया, तो अब ना वो फ्राइडे है ना वो थर्सडे है बल्कि वो 21 है, तो इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं, उसमें वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। अब वेरिएबल के नाम कैसे चूज़ किए जाएँ, कैसे रखे जाएँ। पाइथन के अंदर बेसिकली आप कुछ रूल्स हैं जिनके मुताबिक वेरिएबल्स के जो नाम लिखते हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं जो कि रूल से ज़रा सॉफ्ट हैं। रूल तो ये है कि अगर आप वो ब्रेक करेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कन्वेंशंस ये होती हैं कि वो रवायतें हैं जो प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं और वो आपको भी रिकमेंड किया जाता है कि आप वो उनको इस्तेमाल करें। अब बुनियादी तौर पे एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मिसाल के तौर पे ब्रूस और ये ब्रूस, एक ब्रूस जिसका बी कैपिटल है और इसका जो बी स्मॉल है, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम हैं, ये एक नहीं है। तो जो अपर केस और लोअर केस है उसका आपने ख्याल रखना होता है। आपका वेरिएबल किसी कोई भी लेटर्स और डिजिट्स का मजमुआ हो सकता है। उसमें कुछ कन्वेंशंस हैं जो जिनका आपने ख्याल रखना है कि शुरू में कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा आपका वेरिएबल। अंडरस्कोर को आप यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली कन्वेंशन के तौर पे ये तब यूज़ किया जाता है जब आप में मुख्तलिफ जो है वो मल्टीपल वर्ड्स का वेरिएबल बनाना हो। मसलन माई नेम लिखना हो तो माई अंडरस्कोर नेम लिख दे तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। प्राइस अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर टी अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर चाइना, प्राइस ऑफ टी इन चाइना को अगर आपने कोई वेरिएबल बनाना है तो वो उसको इस तरीके से कन्वेंशनली इस तरीके से आप लिखेंगे। अब नीचे जो है वो स्निपेट में आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ हमने वेरिएबल्स लिखे हैं और वो वेरिएबल्स पाइथन ने एक्सेप्ट नहीं किए। मिसाल के तौर पे पहला है 76 ट्रोम्बोन्स, एक वेरिएबल का नाम जिसको हमने एक स्ट्रिंग दी है बिग परेड के नाम से। अब ये स्ट्रिंग इसमें स्टोर कराना चाह रहे हैं लेकिन वो एरर दे रहा है। वो ये कह रहा है कि ये सिंटैक्स ठीक नहीं है, आप डिजिट से शुरू नहीं कर सकते अपने वेरिएबल का नाम। फिर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, ये डॉलर साइन आपने यूज़ किया हुआ है, उसका भी एरर दे दिया उसने। और आखिर में आपने एक वेरिएबल बनाया क्लास का जिसमें अपने कंप्यूटर साइंस 101 लिख लिया, उसमें भी उसने एरर दे दिया। ये तो समझ आती है कि नेमिंग कन्वेंशन के अगेंस्ट हैं, लीगल नहीं है। इसलिए क्लास को क्यों उसने जो है वो वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं किया। क्लास को वेरिएबल उसने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि पाइथन के अंदर कुछ कीवर्ड्स या रिज़र्व वर्ड्स हैं जो जिनके कुछ ख़ास मतलब हैं। मिसाल के तौर पे क्लास का मतलब क्लास लिया जाता है, ये कोई एक जो है वो कीवर्ड है जो पाइथन इसका मतलब कुछ और लेता है। इसी तरह कोई 30 के करीब, लगभग 30, 31, 32 के करीब कोई रिज़र्व्ड कीवर्ड्स हैं जो हर वर्जन के साथ कम ज़्यादा होते रहते हैं। ये वो बेसिकली कीवर्ड्स की का टेबल दिया गया कि ये कीवर्ड आप अपने वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पाइथन जो है इंटरप्रेटर आपका वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कोई वेरिएबल का नाम है या ये मेरे से कुछ और करने के लिए कह रहे हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रा ज़हन देख लें। एंड आपको पता है, एज पता है, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, एग्जैक, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ़ आपको पता है कि नहीं यूज़ कर सकते। इंपोर्ट, इन, इज़, लैम्डा, नॉन लोकल, नॉट, और, पास, रेज, रिटर्न, ट्राई, वाइल, विद, यील्ड, ट्रू, फॉल्स, नन, ये रिज़र्व कीवर्ड्स हैं। इनको आप अपने वेरिएबल के नामों के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आप अपनी प्रोग्रामिंग पाइथन में प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो आपको ख़ुद ब खुद ये चीज़ें जो हैं वो आपके वो माइंड में आती जाएंगी कि कौन से रिज़र्व कीवर्ड्स हैं। जैसे जैसे आप इनको यूज़ करते जाएंगे तो आपकी मेमोरी में ये चीज़ें स्टोर होती जाएंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो या प्रोग्रामिंग कर रहे हो
तो वेरिएबल के नाम आप कोशिश करें कि ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हों, ईज़िली रीडेबल हों, और आपका प्रोग्राम जो है वो पढ़ते साथ एक कोई थर्ड बंदा अगर उसको पढ़े तो उसको समझ आ जानी चाहिए कि यार ये किस बारे में बात हो रही है। मिसाल के तौर पे 2 प्रोग्राम्स लिखे गए हैं। पहला प्रोग्राम है जिसमें ई एक वेरिएबल है जिसको आपने एक फ्लोटिंग वैल्यू दे दी 3.1415। रे एक आपने एक और वेरिएबल लिखा और वो उसको वैल्यू 10 दे दी, और फिर आपने साइज़ कोई चीज़ है जिससे आपने उसको कंप्यूट कर लिया, ई को आपने मल्टीप्लाई किया रे के साथ, और फिर आपने रे की पावर ले ली 2। याद रखिए डबल स्टैटिक पावर के लिए यूज़ होता है, तो रे का स्क्वायर ले लिया। अब ये प्रोग्राम देखने में आपको कोई वो अंडरस्टैंड नहीं आप कर पा रहे कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, जबकि दूसरा वही प्रोग्राम जब आपको एक डिफरेंट तरीके से लिखा तो आपने देखा कि उसने इसको पाई वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू उसने 3.1415 लिखी। सबको पता है पाई क्या होता है। फिर रेडियस नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 10 लिखी, और फिर एरिया था जिसमें उसने पाई आर स्क्वायर, यानी आपको फार्मूला सबको पता है कि पाई इंटू आर स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है। तो ये प्रोग्राम बेटर रीडेबल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपने वेरिएबल के नेम अच्छे तरीके से चूज़ किए। इस प्रोग्राम को देखते साथ समझ आ रही है कि यार ये किसी चीज़ का एरिया निकाला जा रहा है, सर्कल का एरिया निकाला जा रहा है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली आपका जो एक कन्वेंशन है कि वेरिएबल का वो नाम देते वक्त हमेशा याद रखें कि आप ऐसे नाम दें जो आपके लिए भी अंडरस्टैंडेबल हों और कोई तीसरा बंदा अगर इसको पढ़ रहा है तो उसके लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो। अब खाम खा आपको पता है कि पाई की वैल्यू 3.1415 होती है या 1416 होती है, तो आपने इसको खाम खा ई के बराबर रख दिया, जबकि अगर आप इसको पाई से कोई ये वैल्यू देते तो एक यूज़र के लिए बड़ा आसान होता है इसको समझना, एक रीडर के लिए बड़ा आसान होता है इसको समझना कि अच्छा यार ये पाई की बात हो रही है। ठीक हो गया जी। तो ये हमेशा इन कन्वेंशंस का ख्याल रखना है आपने। अच्छा, अब एक चीज़ मैं थोड़ा कहना भूल गया कि आप अपने वेरिएबल को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अंडरस्कोर जो है वो शुरू में लिखें और नेम लिख दें। ये एक वैलिड आपका जो है वेरिएबल नाम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीगैलिटी को नहीं करता, इस पर कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन ये कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है। क्यों कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है? आप लेटर ऑन देखेंगे कि कुछ ख़ास फंक्शंस हैं जिनके नाम जो है वो शुरू में अंडरस्कोर आता है, सिंगल अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर शुरू में आता है, वो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये खाम खा अपने प्रोग्राम में कन्फ्यूजन पैदा करने वाली बात है। इसलिए आप अपने लेटर से ही अपने वेरिएबल के नाम जो है वो शुरू करें, अंडरस्कोर से शुरू ना करें। वैसे इसमें मज़ायका कोई नहीं है, ये लीगैलिटी के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है। तो कन्वेंशन बेसिकली वही कन्वेंशंस हैं जो प्रोग्रामर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो प्रोग्रामर्स की उनको इस्तेमाल करती है। इन कन्वेंशंस को फॉलो करने से ये होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो ईज़िली रीडेबल हो जाता है। अच्छा जी, आगे हम बात करेंगे स्टेटमेंट की। अभी तक हमने जो एक ही स्टेटमेंट अभी तक देखी है वो स्टेटमेंट थी असाइनमेंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि स्टेटमेंट बेसिकली एक लाइन ऑफ कोड होती है जिसके जवाब में कोई रिज़ल्ट नहीं आता। ये सिर्फ इंटरप्रेटर को बताने के लिए होती है कि ये काम कर दो, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होता। अभी तक हमने देखा कि जैसे ही हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो उसका रिज़ल्ट कोई नहीं आता, मतलब उसका नतीजा कोई नहीं निकलता। बस क्या होता है कि एक वैल्यू बैकग्राउंड में एक वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को हम स्टेटमेंट कहते हैं। अभी तक हमने सिर्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट देखी है। हम लेटर ऑन थोड़ी देर के बाद वाइल स्टेटमेंट देखेंगे, फॉर स्टेटमेंट देखेंगे, इफ़ स्टेटमेंट देखेंगे और इंपोर्ट की स्टेटमेंट देखेंगे कि ये क्या स्टेटमेंट्स हैं और ये क्या करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है वो वैल्यू के डिफरेंट कम्बिनेशन को कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो वैल्यू एक एक्सप्रेशन वो लाइन ऑफ कोड होगी जिसमें कोई वैल्यू आ रही है, कोई जिसमें कोई वेरिएबल आ रहा है, जिसमें कोई ऑपरेटर आ रहा है, इन सारों या कोई फंक्शन को कॉल की जा रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्रेशन कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे 1+1 जो है वो एक एक्सप्रेशन है। इसमें 2 वैल्यूज़ हैं और एक तीसरा ऑपरेटर है और ये क्या कर रहा है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में ऐड कर रहा है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन और आपकी जो स्टेटमेंट है इसमें आपको जो डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, ये है लेन ब्रैकेट्स
डबल कोट में हेलो लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक फंक्शन है, ये लेंथ फंक्शन कहलाता है। लेंथ फंक्शन का काम ये है कि इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ को दी जाएगी, कोई स्ट्रिंग दी जाएगी, नॉर्मली ये स्ट्रिंग लेता है, तो इन डबल कोट्स में आप जो भी चीज़ देंगे वो उस चीज़ को काउंट करके बता देगा कि ये कितनी उस पे पॉइंट्स पे मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पे हेलो जो है वो 5 पोजीशंस पे मुश्तमिल है, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 कैरेक्टर्स मिल के जो है वो एक वर्ड बना रहे हैं जिसको हेलो कहते हैं, तो रिज़ल्ट आपको 5 दे देगा। तो लेंथ एक बेसिकली स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन को कॉल कर रही है। लेंथ नाम का एक फंक्शन पाइथन में मौजूद होता है लेन के नाम से, उसमें आप जिस चीज़ की भी लेंथ फाइंड करना चाहें वो आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए, लेंथ के अलावा हमने जो फंक्शंस यूज़ किए हैं वो आपने देखा होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने टाइप का फंक्शन यूज़ किया है और उससे पहले प्रिंट का फंक्शन हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। टाइप जो है वो किसी भी चीज़ की टाइप को जानने के लिए है कि इसकी डाटा टाइप क्या है, और प्रिंट का फंक्शन किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब ये देखें कि आपकी जो जब आप किसी असाइनमेंट को किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू दे रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर वाई को आपने 3.14 कोई वैल्यू दी है, तो बुनियादी तौर पे ये आपने जो है वो उसको वाई वेरिएबल को वैल्यू दी है जो 3.14। ये बेसिकली आपने एक्सप्रेशन यूज़ की है कि आपकी राइट साइड पे एक एक्सप्रेशन है, 3.14 एक एक्सप्रेशन है, अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, एक नंबर है, एक फ्लोट है, और वो आपने वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो आपकी जो ये वाली स्टेटमेंट बनेगी, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि आप एक एक्सप्रेशन दे रहे हो एक वेरिएबल को। इसी तरीके से आप एक्स में स्टोर करा रहे हो लेंथ किसकी, हेलो की, तो एक्स एक जो है वो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स बेसिकली क्या है कि आप ऐसी चीज़ें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको ऑपरेटर्स कहते हैं, और जिन चीज़ों के दरमियान जिन वैल्यूज़ को आपस में आप ऑपरेट करवाते हैं उनको ऑपरेंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, और जिन वैल्यूज़ के दरमियान करेंगे उनको आप ऑपरेंड कहेंगे। मिसाल के तौर पे ये 20 + 32, 20 इसमें जो है वो ऑपरेंड है और 32 भी ऑपरेंड है, और प्लस जो है ये ऑपरेटर है। तो ये क्या करता है, सबको पता है कि ये बेसिकली ऐड करता है चीज़ों को। और -1 भी एक जो है वो ऑपरेशन है, और से कोई एक वेरिएबल है और उससे आप एक माइनस कर रहे हैं। इस तरीके से और मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस मिनट्स, ये भी एक बेसिकली इसमें ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और ऑपरेंड्स कौन कौन से हैं। ऑपरेंड आपका पहला ऑपरेंड और है, फिर 60 आपका सेकंड ऑपरेंड है, और थर्ड ऑपरेंड आपका मिनट है। मिनट डिवाइडेड बाय 65 स्टैरिक 2। इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 2 डबल स्टैरिक पावर के लिए इस्तेमाल होता है। फिर 5 + 9 ब्रैकेट में है, प्लस स्टैरिक 15 - 17 जो है वो भी ब्रैकेट में है। तो ये भी एक बेसिकली ऑपरेंड और ऑपरेटर्स पे मुश्तमिल एक स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें जो टोकन्स हैं ऑपरेटर्स में वो है प्लस है, माइनस है, स्टैरिक है, पैरेंथेसिस है ग्रुपिंग के लिए, कि कोई चीज़ आप पहले अगर दो चीज़ों को ग्रुप करना चाहते हैं, कोई चीज़ पहले परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। स्टैरिक है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डबल स्टैरिक है एक्सपोनेंशिएशन के लिए या पावर्स के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जब भी कोई वेरिएबल आप इस्तेमाल करेंगे एज अ ऑपरेंड अपनी किसी स्टेटमेंट में, तो क्या होगा कि वो वेरिएबल अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आवर की वैल्यू जो है वो 5 है, तो आवर -1 लिखेंगे तो वो 5 - 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल है मिनट्स में 645 मिनट्स हैं।
अब इन मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा आसान सा फार्मूला है कि मिनट्स को जब भी आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो जो मिनट्स हैं उनको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो आवर्स आ जाते हैं। तो आपने लिखा मिनट्स स्लैश 60, तो साथ ही ये चीज़ वैल्यू आवर्स में सेव होगी। आवर्स आपने डिस्प्ले कराया तो वो 10.75 बन गए। लेकिन आपका मकसद तो बुनियादी तौर पे अब 10 आवर्स तो हो गए, 75 क्या हुआ? तो पाइथन के अंदर ये जो सिंगल स्लैश है ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन परफॉर्म करती है। जबकि हम जो डिवीजन सोच रहे थे, हमें तो एब्सोलूट नंबर चाहिए था कि 10 घंटे हैं, 11 घंटे हैं, घंटे कितने हैं। हम तो सिर्फ इन 645 मिनट्स में घंटे तलाश कर रहे थे कि कितने घंटे हैं या कितने आवर्स हैं। उसके लिए जो इसको बेसिकली इस डिवीजन को फ्लोर डिवीजन कहते हैं। फ्लोर डिवीजन में आपको एब्सोलूट वैल्यू मिल जाती है। फ्लोर डिवीजन के लिए पाइथन में डबल स्लैश यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप 6/4 करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये एब्सोलूट कितने पे डिवाइड होगा। 4 1s ऑफ 4 होगा तो वो 1 उसकी वैल्यू आ जाएगी। नीचे जो है 2 प्रोग्राम्स हैं, इनमें 7/4 लिखा हुआ है। तो 7 को अगर आप सिंपल डिवीजन करेंगे तो 1.75 उसका रिज़ल्ट आ गया। अगर आप फ्लोर डिवीजन करेंगे जो कि डबल स्लैश से करते हैं तो आपको 1 मिलेगा। यानी वो जो एब्सोलूट वैल्यूज़ में है, इशारियों में वैल्यू नहीं मिलेगी बल्कि एब्सोलूट वैल्यू मिलेगी। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारा पिछला प्रोग्राम था, मिनट्स 645 थे, आवर्स में हमने सेव कराने हैं मिनट्स को जब फ्लोर डिवीजन की 60 के साथ, तो उसने हमें बता दिया कि भाई 10 घंटे। इसका मतलब 645 में 10 पूरे घंटे बनते हैं। इसके अलावा कुछ फालतू मिनट्स बन जाते हैं, लेकिन आवर्स जो हैं वो 10 ही बनते हैं। तो जब भी आप डिवीजन कर रहे होंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर तो ख्याल रखिएगा कि आपको कौन सी डिवीजन चाहिए। ये दोनों टाइप की डिवीजन जो है वो इसमें अवेलेबल होती है। अब हम कोई फंक्शंस 2-3 फंक्शंस पढ़ेंगे। इनको टाइप कन्वर्टर फंक्शन कहते हैं। ये किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। किसी भी जो आपकी वैल्यू है उसकी वैल्यू को एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे नीचे देखें, एक हमारे पास 3.14 एक वैल्यू है। ये आपको सबको पता है फ्लोट वैल्यू है। इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप इंट, एक फंक्शन है इंट, ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू फ्लोट लिख देंगे। तो ये क्या कर रहा है इंट, ये इस फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। जब भी ये इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा तो इंटीजर वैल्यू इसकी 3 बनती है, तो वो 3 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक ये वैल्यू है 3.999। हमें एज ए ह्यूमन हमें ये पता है कि यार ये 3.99 बड़ा क्लोज है 4 के साथ, तो इसकी इंटीजर वैल्यू 4 होनी चाहिए। लेकिन इस इंट टाइप का जो टाइप कन्वर्टर फंक्शन है, ये क्या करता है, ये सिर्फ आपको उसमें से इंटीजर निकाल के देता है। जो एब्सोलूट वैल्यू वाला इंटीजर है वो निकाल के देता है। ये साथ उसको क्या कहते हैं, राउंड नहीं करता। मतलब 3.999 को जब आप इंट के फंक्शन से गुजारेंगे तो वो आपको कह देगा ये 3 है इसकी वैल्यू, भाई ये इंटीजर वैल्यू इसकी 3 है। ठीक है, वो 3 ले लेगा चुप करके। वो इसको उसमें से राउंड करके आपको 4 नहीं दे देगा, या कोई पीछे डिक्रीजिंग वैल्यू है तो वो नहीं दे देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से आप -3.99 लिखेंगे तो वो -3 आपको इसकी इंटीजर वैल्यू दे देगा। अगर आप इसको कोई स्ट्रिंग देते हैं, मसलन 2 3 4 5 एक नंबर पे मुश्तमिल स्ट्रिंग देते हैं, तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर आप इंटीजर ही दे देते हैं तो वो इसको एरर नहीं देगा, बल्कि वो इस इंटीजर को भी इंटीजर समझ के अपने पास रख लेगा। लेकिन अगर आपको इसको कोई मिक्स वैल्यू देते हैं जो नंबर और लेटर्स पे मुश्तमिल है, तो फिर वो आपको एरर दे देगा। वो ये कहेगा कि यार इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 23 बॉटल्स आपने उसको दी हैं। बॉटल्स अब एक वर्ड है, वो उसके लिए कंफ्यूजिंग चीज़ है, तो वो उसके लिए वैल्यू एरर दे देगा कि ये इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर फंक्शन है, ये इसके लिए वैलिड लिटरल नहीं है, ये वैलिड वैल्यू आप नहीं दे रहे मुझे कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरीके से फ्लोट एक फंक्शन है जो हर वैल्यू को, हर इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे आपने 17 लिखा और उसको फ्लोट में लिखा तो वो 17.0 वैल्यू उसने चेंज कर दी। इसी तरीके से आपने एक स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स दिए, फ्लोट वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर दी 1.3.45, ये स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट्स में है। इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके 123.45 डिक्लेयर कर दिया उसने।
इसी तरह स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। 17 एक बेसिकली इंटीजर है, जैसे ही आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो वो 17 डबल कोटेशन में, यानी स्ट्रिंग के लिए, सॉरी सिंगल कोटेशन में, स्ट्रिंग के लिए वो 17 शो कर रहा है आपको। इसी तरीके से 123.45 है, ये फ्लोट है, इसको उसने उठा के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने थोड़ी देर पहले ऑपरेटर्स देखे हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इनमें प्रेसिडेंस क्या है? मैथ्स किससे मिलती जुलती प्रेसिडेंस है, जिस तरह पीडमास जो रूल है वो फॉलो होता है मैथ के लिए, वो सेम इसी तरह पाइथन में भी फॉलो यूज़ होता है। सबसे पहले आप पैरेंथेसिस को प्रेफरेंस मिलती है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसके बाद आपके एक्सपोनेंशन को मिलती है, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को मिलती है, और फिर आपको ऐड और माइनस को मिलती है। तो ये प्रेसिडेंस आप देख लीजिएगा कि किस ऑपरेटर की पहले प्रेसिडेंस है। अच्छा जी, अब स्ट्रिंग के ऊपर हम कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? नंबर्स पे तो हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनकी पावर फाइंड कर सकते हैं, उनकी फ्लोर डिवीजन कर सकते हैं, सारा कुछ। स्ट्रिंग्स पे क्या हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं? तो बुनियादी तौर पे स्ट्रिंग्स पे हम कुछ जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म मैथमेटिकली कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने मैसेज, एक आपका एक जो है वो कोई वेरिएबल है जिसमें कुछ स्ट्रिंग पड़ी हुई है, उसमें से 1 निकालेंगे, हेलो डिवाइड करेंगे 1 2 3 के साथ तो भी एरर आ जाएगा। मैसेज को मल्टीप्लाई करेंगे हेलो के साथ, ये दो स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी एरर आ जाएगा। स्ट्रिंग को नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी एरर आ जाएगा, और किसी स्ट्रिंग को ऐड करेंगे किसी नंबर में तो भी एरर आ जाएगा। तो स्ट्रिंग्स के ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के ऊपर हम 2 फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एक है प्लस का और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन का। उसका भी एक डिफरेंट तरीका है और वो डिफरेंट तरीके से प्लस और मल्टीप्लिकेशन होती है। मिसाल के तौर पे फ्रूट आपका वेरिएबल है जिसमें बनाना स्टोर है, और बेक गुड में आपके पास नट ब्रेड जो है वो स्टोर्ड है। तो जैसे ही आप फ्रूट प्लस बेक गुड करेंगे तो क्या करेगा, वो बनाना प्लस नट ब्रेड लिख देगा। तो इस रिज़ल्ट को ज़रा देख लीजिएगा प्रिंट करके कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में है कि अगर आप किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका मतलब यह है कि वो उस स्ट्रिंग को 3 दफ़ा लिख देगा। मसलन फ़न डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखेंगे तो वो फ़न 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 3 दफ़ा फ़न लिख देगा। इस हद तक सिर्फ स्ट्रिंग पे आप मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, इसके अलावा कोई फंक्शन उस पर परफॉर्म नहीं होता। अब जी इनपुट है, पाइथन से आप किसी यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उसका क्या तरीका है? उसके लिए एक फ़ंक्शन यूज़ होता है जिसको इनपुट फंक्शन कहते हैं। ये इनपुट फंक्शन क्या करता है? इनपुट फंक्शन क्या करता है कि ये यूज़र से वैल्यू डिमांड करता है किसी चीज़ की, वो वैल्यू उसको जैसे मिलती है वो ले लेता है और फिर आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। साथ ही ये जो डबल कोट्स में चीज़ होती है ये प्रिंट हो रही होती है। इसको आप एग्जीक्यूट करके पाइथन में देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। जो भी वैल्यू यूज़र देगा उसको आप स्टोर कहीं ना कहीं ज़रूर कराएं किसी वेरिएबल में, मिसाल के तौर पर नेम में स्टोर करा लें। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये वैल्यू जो भी इनपुट के फंक्शन से के ज़रिए आप यूज़र से जो भी वैल्यू लेंगी उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। चाहे आपने उससे एज पूछी है, चाहे आपने उससे टाइम पूछा है, वो स्ट्रिंग टाइप होगी, वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप होगी। अगर आप उसको किसी मैथमेटिकल नीचे अपने प्रोग्राम में किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से गुजारना चाहते हैं तो उसकी टाइप को ज़रूर कन्वर्ट कर लीजिएगा, वरना आपका एरर आ जाएगा। कंपोजिशन बुनियादी तौर पे कंपोजिशन ये है कि आपके जो डिफरेंट प्रोग्राम को लिखने के तरीके हैं आप उनको डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि एरिया फाइंड करने के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं एरिया पाई आर स्क्वायर। उसको फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम दिया गया है नीचे जिसको 1 2 3 4 लाइनों में लिखा गया है। इसको कोई थोड़ा सा जो एक्सपर्ट यूज़र है वो उसको 2 लाइनों में भी उसी प्रोग्राम को लिख सकता है, क्योंकि उसने डिफरेंट फंक्शन एक ही लाइन में परफॉर्म कर लिए हैं। और कोई बहुत ट्रिकी बंदा हो तो वो शायद इस सारे 4 लाइनों को एक ही लाइन में लिख ले। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब जो है वो इसको एक लाइन में परफॉर्म करेंगे डिफरेंट फंक्शंस को, और कब जो है वो डिफरेंट लाइन में आप परफॉर्म करेंगे। लास्ट पे हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है।
मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो बुनियादी तौर पे रिमाइंडर आपको देता है। जो भी किसी चीज़ का रिमाइंडर आपको चाहिए होता है वो आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। ये परसेंट साइन से इसको जो है वो डिनोट किया जाता है। अगर 7 को डिवाइड करें, फ्लोर डिवीजन करें 3 पे, तो आपके पास जवाब 2 आता है। लेकिन 7 का रिमाइंडर अगर आप मॉडुलस 3 से करें तो वो 1 आता है, यानी जो रिमाइंडर बच गया है आपके पास। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने देखना होगा कोई चीज़ किसी चीज़ पे डिविजिबल है, 2 वेरिएबल, तो अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x% y रिमाइंडर इसका 0 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे पे डिविजिबल है। लेकिन अगर कोई 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि वो x जो है वो y पे डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से कोई भी नंबर है, उस नंबर को अगर आप 10 से मॉडुलस परफॉर्म कर देंगे तो आपके पास उस नंबर का, जो भी ओरिजिनली नंबर था, उसका सबसे राइट वाला नंबर आपके पास आ जाता है। और अगर आप उसको जो है वो 100 से उसका मॉडुलस उस पर फंक्शन प्रोवाइड करें तो राइट वाले 2 आपके पास डिजिट्स जो हैं वो आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे 42 है, 42 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास 420 है, 420 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर बड़ा काम का ऑपरेटर है, इसको आप अपने फंक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे एक फंक्शन दिया गया है, एक प्रोग्राम दिया गया है। इस प्रोग्राम को आप जो है वो कंप्यूट करके देखेंगे। ये आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए है। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में क्वेश्चन पूछें। हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक्सरसाइजेस इसके एंड पे हैं, आप एक्सरसाइजेस अटैम्प्ट करें अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू।